नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ वाक्य भेद। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य होती है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, रवि गेंद से खेलता है। यह सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है। आप अगर देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसके सभी शब्द सार्थक है। सार्थक से तात्पर्य जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का तात्पर्य जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आप देखेंगे कि इस वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों का अपना एक अर्थ है, इसलिए इस वाक्य में प्रयोग होने वाले सभी शब्द सार्थक हैं। और हम कह रहे हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है। तो ये शब्दों का सार्थक समूह है और ये क्या भाव प्रकट कर रहा है कि रवि गेंद से खेलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वाक्य है। आगे देखिए, शब्दों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता। जैसे रमा श्यामा गोपाल रानी, अगर इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें भी प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। यह एक शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि यह ना तो किसी भाव को प्रकट करता है और न ही किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वही वाक्य कहलाता है। तो अब जानते हैं कि एक वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहले नंबर पर आपका आता है सार्थकता। वाक्य रचना के लिए ज़रूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हों। हमने अभी इस बात पर चर्चा की है। उदाहरण के राम पार्क में खेलता है, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द सार्थक हैं और ये एक भाव को भी प्रकट कर रहे हैं। दूसरा जो गुण है वह है योग्यता। इसका मतलब है क्षमता, अर्थात शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। यानी शब्द सार्थक तो हैं, परंतु प्रसंग यानी जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार यदि वाक्य अर्थ नहीं दे रहा है तो वह एक संपूर्ण वाक्य नहीं माना जाएगा। उदाहरण देखिए, पवन पानी खाता है। तो इसको पढ़कर आप समझ गए हैं कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि खाया जो जाता है वो पानी नहीं होता, खाना खाया जाता है। जैसे पवन खाना खाता है, इस वाक्य को आप कह सकते हैं कि ये एक संपूर्ण वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, शाम खाना पीता है। इसी प्रकार से खाना को पिया नहीं जा सकता, तो वाक्य सही होगा आपका श्याम पानी पीता है। तीसरा गुण जो किसी वाक्य में होना चाहिए वह है आकांक्षा। इसका अर्थ है कि वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा न रहे, अर्थात वाक्य अपना पूरा भाव प्रकट करे। जैसे लड़के खाना है, तो ये वाक्य पूरा भाव प्रकट नहीं कर रहा है। इतने को हम पढ़कर इस वाक्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लड़के खाना खा रहे हैं, तो इस वाक्य को पढ़कर पूरी जानकारी इस वाक्य के बारे में मिल रही है। इसका मतलब ये संपूर्ण वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, सैनिक लड़ हैं। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। सही वाक्य होगा सैनिक लड़ रहे हैं। चौथा जो गुण एक वाक्य में होना चाहिए वह है पदक्रम, अर्थात वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना ज़रूरी है। पदक्रम से तात्पर्य है सीक्वेंस में होना ज़रूरी है, और इसके अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण देखिए, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं।
सार्थक शब्दों का एक समूह है, किंतु इसके जो शब्द हैं वो सीक्वेंस में लगाए हुए नहीं हैं, इसलिए ये एक संपूर्ण वाक्य नहीं कहा जा सकता। ये अपना एक पूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है। जबकि देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, यह वाक्य अपना पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है। गाय का ताकतवर दूध होता है, और सही वाक्य होगा आपका गाय का दूध ताकतवर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का उचित पदक्रम में होना किसी वाक्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी वाक्य में जो पांचवा गुण होता है वह होता है अन्वय। इसका अर्थ है मेल। जैसे वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में मेल होना ज़रूरी है। इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण देखिए, मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता है। तो अगर हम यहाँ नदियाँ के साथ बहता क्रिया का प्रयोग करेंगे तो इस वाक्य में इनका मेल ठीक से नहीं बैठता। दूसरा वाक्य देखिए, मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। इसमें कर्ता, वचन, लिंग और कारक आदि का मेल है, इसलिए ये एक संपूर्ण वाक्य है। चूहे किताबें कुतर गई, तो चूहे जो है वो बहुवचन है, एक नहीं कई चूहों के बारे में बात हो रही है, और गई एक वचन है। तो इसलिए इस वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में मेल दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसे संपूर्ण वाक्य नहीं कहेंगे। इसके विपरीत चूहे किताबें कुतर गए, इसमें सभी कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि का मेल है, इसलिए इस वाक्य को हम संपूर्ण वाक्य कह सकते हैं। अब हम जानते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। आपने इंग्लिश में पढ़े हैं, 2 parts of sentences are there, subjects and predicate। तो पहला है आपका उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है जान लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी सब्जेक्ट। जैसे कोयल मधुर गाती है। कौन मधुर गाती है? कोयल। कोयल के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल मधुर गाती है, इसलिए कोयल इस वाक्य में उद्देश्य है। रमा खाना पकाती है। रमा उद्देश्य है। राम चित्र बनाता है। राम उद्देश्य है। प्राची विद्यालय जाती है। तो इन वाक्यों में कोयल, राम, रमा तथा प्राची के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। दूसरा वाक्य का अंग है विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, तो तारे क्या कर रहे हैं? आसमान में चमक रहे हैं। उद्देश्य तारे हैं और इनके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है कि ये आसमान में चमक रहे हैं, इसलिए ये विधेय हैं। सूरज पूरब में निकला, चांद छिप गया है, बादल घिर आए हैं। उपयुक्त वाक्यों में यानी इन वाक्यों में आसमान में चमक रहे हैं, पूरब में निकला, छिप गया तथा घिर आए हैं विधेय है, और ये अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। अब आपके वाक्य में कहीं कहीं उद्देश्य का विस्तार देखने को भी मिलता है। तो उद्देश्य का विस्तार होता क्या है जान लेते हैं। उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या शब्दांश कर्ता के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है। उद्देश्य का विस्तार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्यांश से होता है। जैसे एक वाक्य है, मेहनती व्यक्ति सदैव सफल होते हैं, तो इसमें जो व्यक्ति है यह इसमें उद्देश्य है और इसके साथ मेहनती विशेषण प्रयोग किया गया है। तो ये जो मेहनती विशेषण इस व्यक्ति उद्देश्य के साथ लगाया गया है, ये उद्देश्य का विस्तार है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेहनती विशेषण है ना। क्या विशेषता है इस व्यक्ति की कि यह मेहनती है, तो व्यक्ति उद्देश्य है,
और इसकी विशेषता है मेहनती होना। तो इसलिए मेहनती विशेषण उद्देश्य व्यक्ति का विस्तार है। आगे चलते हैं। अब आता है विधेय का विस्तार। तो विधेय का विस्तार होता क्या है, जान लेते हैं। जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषता बताने का कार्य करते हैं, विधेय के विस्तारक कहलाते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं विधेय के विस्तारक? कारक, क्रिया विशेषण, पूर्वकालिक क्रिया द्वारा विधेय का विस्तार किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं, वह लड़का ध्यानपूर्वक सुनता है। तो इस वाक्य में सुनता विधेय है और ध्यानपूर्वक उस विधेय का विस्तारक है। ध्यानपूर्वक इस विधेय को बढ़ा रहा है, इसके सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह विधेय का विस्तारक है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य के भेद हम दो आधारों पर कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आपने कक्षा 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े हैं और कक्षा 10 में आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। रचना का अर्थ है बनावट, अर्थात बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। हमने अभी आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया है कि इन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही होती है जो मुख्य क्रिया होती है। और इन वाक्यों में उपवाक्य नहीं होते। उदाहरण द्वारा समझते हैं। पानी बरसा, बिजली चमकी, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पानी बरसा, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। बिजली चमकती है, इस वाक्य में भी एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, अर्थात मुख्य क्रिया है। परंतु तीसरे वाक्य में राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमने पढ़ा था कि वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है, तो यहाँ पर यह नियम लागू हो रहा है। इस वाक्य में राम और श्याम 2 उद्देश्य हैं परंतु विधेय एक है, मुख्य क्रिया एक है। राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई, तो यहाँ मुख्य क्रिया एक है और उद्देश्य भी एक है। कुछ वाक्य और देखिए। राम गेंद से खेलता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। यहाँ ये वाक्य कुछ लंबा आपको प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुँचती है। ये वाक्य आपको और भी लंबा प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य है। इसका अर्थ यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन लंबे भी हो सकते हैं। दूसरा आपका भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जान लेते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, किन योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं? किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं।
योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो किन्हीं दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और इन उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। समानाधिकरण का मतलब है कि दोनों उपवाक्यों का समान अधिकार होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। जैसे आप उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। मुझे बुखार था, यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, यह पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा है, और मैं विद्यालय नहीं जा सकता, यह भी स्वतंत्र उपवाक्य है और अपने पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा है। और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़कर इन्हें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया गया है। दूसरा वाक्य देखते हैं। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। यहाँ वह बाजार गया स्वतंत्र उपवाक्य है, अपने पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा है। उसने सामान खरीदा भी स्वतंत्र उपवाक्य है और यह भी अपने पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा है। और ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य और समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़कर एक किए गए हैं, इस प्रकार यह भी संयुक्त वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा, अन्यथा या समुच्चय बोधक होते हैं। इनसे वाक्य जुड़कर संयुक्त वाक्य बनते हैं। तो इस वाक्य में परंतु समुच्चय बोधक है और मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य को परंतु समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़कर एक नया संयुक्त वाक्य बनाया गया है। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। हमने संयुक्त वाक्य में भी पढ़ा कि उसमें एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उस पर आश्रित होते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है उन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ये वाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी हमने संयुक्त वाक्य में पढ़ा कि वे समुच्चय बोधक योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं और मिश्रित वाक्य व्याधिकरण योजकों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये व्याधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं? जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि। उदाहरण देखिए। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ जब, तब, जहाँ, तहाँ, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि व्याधिकरण योजक होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं वाक्य में जब और तब, अर्थात जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। ये भी एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य है यहाँ पर। और जो और वे जैसे व्याधिकरण योजकों के द्वारा ये वाक्य जुड़ा हुआ है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यहाँ आप देखेंगे, आप ये सोचें कि यहाँ पर तो किसी व्याधिकरण योजक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह वाक्य अपना संपूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। इसलिए आप चाहे तो इसमें वैसे ही व्याधिकरण का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। इसलिए कई बार इस तरीके के वाक्य भी देखने को आपको मिलेंगे। जैसे ही सूर्यास्त हुआ
चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो अब जानते हैं कि उपवाक्य क्या होता है। आपने अभी तक कई बार उपवाक्य सुना है, तो समझते हैं कि उपवाक्य क्या होता है। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्य, अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमें आश्रित उपवाक्य का पता कैसे चलेगा। जब हम परीक्षा दे रहे होंगे और प्रश्न यदि आया कि आश्रित उपवाक्य बताए, तो आप किस प्रकार पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय, जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इन शब्दों से होता है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। यह एक मिश्रित वाक्य है और गीता अब तक ठीक नहीं हुई इसका प्रधान उपवाक्य है, और उसने दवाई समय पर नहीं ली यह इसका आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसका प्रारंभ क्योंकि शब्द से हो रहा है। हमने अभी पढ़ा कि आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। इसलिए क्योंकि इस वाक्य का प्रारंभ क्योंकि से हो रहा है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखते हैं संज्ञा उपवाक्य कैसे उपवाक्य होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, कैसे हम इनको पता करेंगे कि इस वाक्य में यह वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। यह वाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। यह वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं और संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये एक ट्रिक भी है परीक्षा में आपको पहचानने की कि संज्ञा उपवाक्य आप कैसे पहचानेंगे परीक्षा में। तो संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। जिन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ की शब्द से होता है वह संज्ञा उपवाक्य होते हैं। तो इस वाक्य में देखिए, कृष्ण ने कहा कि आज खाना नहीं खाएगा, तो इस उपवाक्य का प्रारंभ की शब्द से हो रहा है, इसलिए यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है, इस उपवाक्य का प्रारंभ की शब्द से हो रहा है, इसलिए यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। कैसे होते हैं विशेषण उपवाक्य, देखते हैं। यह वाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह वाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं देते हैं। यह वाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जो, जिसके, जिसे आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, उस लड़के को बुलाओ जो बाहर आया है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये वाक्य जो, जिसके, जिसे आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। तो जो बाहर आया है अर्थात यह इसका विशेषण उपवाक्य हुआ। उस लड़के को अंदर बुलाओ, यह प्रधान उपवाक्य है इसमें, और जो बाहर आया है आश्रित उपवाक्य है, और ये विशेषण उपवाक्य है क्योंकि इसका प्रारंभ जो शब्द से हो रहा है। दूसरा वाक्य देखते हैं। यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। यह वही औरत है प्रधान उपवाक्य है, और जिसने कल सामान चुराया था आश्रित उपवाक्य है, और यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है क्योंकि इस
आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जिसने शब्द से हो रहा है। हमने अभी पढ़ा है कि जो, जिसके, जिसे, जहाँ इन शब्दों से आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ होता है वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होते हैं। जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है, तो वह सफलता प्राप्त करता है यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है, और जो मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य है और विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इसका प्रारंभ जो शब्द से हो रहा है। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आपने पढ़ा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे होते हैं? यह वाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। इन वाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति का अर्थ है तरीका, समय, दिशा, स्थान और परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे, तो यहाँ पर वर्षा होने के समय की बात हो रही है। यहाँ पर क्रिया होने के समय की बात हो रही है। कालवाचक क्रिया विशेषण है कि छात्र मैदान में तब थे जब वर्षा हो रही थी, इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। दूसरा उदाहरण है, जहाँ वे रोज जाती है वहाँ मेरा घर है, और यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। वाक्य संश्लेषण देखते हैं। वाक्य संश्लेषण क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाना मतलब जोड़ना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। योजकों की सहायता से संयुक्त और मिश्रित वाक्य बनाए जाते हैं। अभी आपने पाठ में पहले पढ़ा है कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं, तो यही वाक्यों को जोड़कर बनाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, सीता ने मेहनत की एक सरल वाक्य है, और सीता सफल हो गई यह भी एक सरल वाक्य है। ये दोनों साधारण वाक्य हैं। अब हम इन दोनों सरल वाक्यों को योजकों की सहायता से संयुक्त और मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे। देखिए, सीता ने मेहनत की और सफल हो गई, ये हमने संयुक्त वाक्य बनाया क्योंकि हमने और समुच्चय बोधक का यहाँ पर प्रयोग किया। तो दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़कर हमने एक संयुक्त वाक्य बनाया। और जब सीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई, हमने ये मिश्र वाक्य बनाया। दो सरल वाक्यों को व्याधिकरण योजक के द्वारा हमने जोड़कर एक मिश्र वाक्य बना लिया। व्याधिकरण योजक क्या? जब और तब। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और एक इसमें आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार हमने समझा कि वाक्य संश्लेषण क्या होता है। वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है परिवर्तित करना। क्या होता है वाक्य रूपांतरण? एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण किस किस वाक्य के किस किस वाक्य में हो सकते हैं? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में वाक्य रूपांतरण किया जा सकता है, जैसा हमने इससे पहली स्लाइड में देखा था। दो सरल वाक्यों से हमने एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य बनाया था। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है, और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इन वाक्यों को दूसरे तरीके के वाक्यों में परिवर्तित करेंगे तो इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं एक सरल वाक्य है। इससे हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ
और समुच्चय बोधक योजक के द्वारा हमने इसको जोड़कर इसका संयुक्त वाक्य बना दिया। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, और यहाँ हमने व्याधिकरण योजक लगाकर इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदल दिया। अब भी इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है। पहले हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देखेंगे। पहला सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, राधा नाचती और गाती है। दूसरा वाक्य है मोहन हंसकर बोला। इसको संयुक्त वाक्य में किस प्रकार बदलेंगे, मोहन हंसा और बोला। तीसरा वाक्य है तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त वाक्य इसका बनेगा तुम पढ़ना और सो जाना। चौथा वाक्य है अंकित की कलम टूटकर गिर गई, और संयुक्त वाक्य इसका बनेगा अंकित की कलम टूटी और गिर गई। पांचवा वाक्य देखते हैं, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। संयुक्त वाक्य इस प्रकार होगा इसका, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। छठा वाक्य, राम प्रथम आते ही खेलने लगा। संयुक्त वाक्य होगा राम प्रथम आया तथा खेलने लगा। सातवां वाक्य होगा सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। संयुक्त वाक्य सूरज निकला और फूल खिल उठे। आठवां वाक्य अभिजीत तथा दीपक खेल कूद कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य अभिजीत तथा दीपक खेल एवं कूद कर रहे हैं। नौवां वाक्य सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। संयुक्त वाक्य होगा सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। 10वां वाक्य देखिए, अभिषेक थैला लेकर बाजार चला गया। संयुक्त वाक्य इसका होगा अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में वाक्य कैसे बदले जाएंगे देख लेते हैं। सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य बनेगा जो नाचती गाती है वह राधा है। सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य वह मोहन है जो हंसकर बोला। सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना। मिश्र वाक्य होगा जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। चौथा वाक्य अंकित की कलम टूटकर गिर गई। जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। मिश्र वाक्य बनेगा। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। मिश्र वाक्य होगा जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। छठा वाक्य राम आते ही खेलने लगा। मिश्र वाक्य जैसे ही राम आया वह खेलने लगा। सातवां वाक्य सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। मिश्र वाक्य सूरज निकला और फूल खिल उठे। सरल वाक्य अभिजीत तथा दीपक खेल कूद कर रहे हैं। मिश्र वाक्य जो खेल कूद रहे हैं वे अभिजीत तथा दीपक हैं। नौवां वाक्य सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। मिश्र वाक्य जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया। 10वां सरल वाक्य अभिषेक थैला लेकर चला गया, और इसका मिश्र वाक्य होगा अभिषेक तब चला गया जब उसने थैला लिया। अब देखते हैं रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य आपका है सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। सरल वाक्य बनेगा सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। दूसरा संयुक्त वाक्य निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। इसका सरल वाक्य होगा निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। तीसरा संयुक्त वाक्य होगा अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। सरल वाक्य होगा अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। चौथा वाक्य होगा एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। सरल वाक्य बनेगा एलिन फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। संयुक्त वाक्य श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं गई। सरल वाक्य श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। छठा वाक्य सोमिता ने खाना खाया और चली गई। सरल वाक्य होगा सोमिता खाना खाकर चली गई। संयुक्त वाक्य आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। सरल वाक्य आयुष ने केक काटकर सबको बांट दिया। आठवां संयुक्त वाक्य सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। सरल वाक्य होगा सीमा को खेलना और सोना अच्छा लगता है। नौवां तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी। सरल वाक्य बनेगा तुम्हारे बारे में बच्चे और बड़े सभी जानते हैं।
10वां संयुक्त वाक्य है, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। सरल वाक्य बनेगा इसका, उसके पास ठीक घड़ी नहीं थी। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य होगा इसका, सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। संयुक्त वाक्य, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य होगा, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना किया और बेहोश हो गई। मिश्र वाक्य, जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। चौथा संयुक्त वाक्य है, एलिन फेसबुक का प्रयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। मिश्र वाक्य होगा, जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलिन है। पांचवा संयुक्त वाक्य, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। और मिश्र वाक्य होगा, श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। संयुक्त वाक्य, सोमिता ने खाना खाया और चली गई। और मिश्र वाक्य, ज्यों ही सोमिता ने खाना खाया वह चली गई। संयुक्त वाक्य, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। मिश्र वाक्य, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट दिया। आठवां संयुक्त वाक्य, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। और मिश्र वाक्य इसका होगा, वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। नौवां संयुक्त वाक्य, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी। और मिश्र वाक्य इसका बनेगा, जिसके बारे में सभी बच्चे और बड़े जानते हैं वह तुम हो। 10वां संयुक्त वाक्य, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। और मिश्र वाक्य बनेगा, जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। और अब देखते हैं रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलते हैं। मिश्र वाक्य आपका है, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। और सरल वाक्य होगा, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। दूसरा मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल वाक्य, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। मिश्र वाक्य, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। सरल वाक्य, शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। मिश्र वाक्य, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। सरल वाक्य, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य, जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। और सरल वाक्य, गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य है। और सरल वाक्य इसका होगा, दुर्घटना की खबर सुनकर मेरा मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य, ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। और सरल वाक्य, भीख मंगे को देखकर मधुसूदन को दया आ गई। मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। और सरल वाक्य, परिश्रमी लोग सफल हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। सरल वाक्य, छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। मिश्र वाक्य, यद्यपि रूपी घर आई तथापि काम में नहीं लगी। और सरल वाक्य, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। मिश्र से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। संयुक्त वाक्य, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। मिश्र वाक्य, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। संयुक्त वाक्य, शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं करने को कहा है। मिश्र वाक्य, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। और संयुक्त वाक्य, हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य, जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। और संयुक्त वाक्य, गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। संयुक्त वाक्य, दुर्घटना की खबर सुनी और मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य, ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। और संयुक्त वाक्य, भीख मंगा दिखा और मधुसूदन को दया आ गई। मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे सफल हो गए। संयुक्त वाक्य, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। संयुक्त वाक्य, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। मिश्र वाक्य, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। संयुक्त वाक्य, रूबी घर गई लेकिन काम में नहीं लगी। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ वाक्य भेद और इस पाठ को उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।